हमने अभी तक मैक्सिमम पावर आउटपुट को देखा। उसमें हमने देखा कि कैसे हम सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को आपस में इक्वल करते हैं। इसके अलावा हमने उसमें एक सर्किट को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है सर्किट को सॉल्व करने का तरीका अगर हमारे पास सर्किट थोड़े कॉम्प्लेक्स हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। हमारे पास किरचॉफ्स लॉ फॉर सर्किट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, वो बताने का आपको मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा ईएमएफ हो, यानी कि हमारे पास ऐसा सर्किट जिसमें सोर्सेज एक से ज़्यादा हों और हमारे पास उसमें रेजिस्टेंस या अलावा इसके कोई भी लोड जो कि हमारे पास इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है वो एक से ज़्यादा हो और हमारे पास सर्किट जो है काफ़ी कम्प्लेक्स बन रहा हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किरचॉफ लॉ की ज़रूरत पड़ी। हमारे पास बुक में दो टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ हैं, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ से। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। यानी कि हमारे पास एक जंक्शन हो जिधर हमारे पास एक या दो या इससे ज़्यादा डायरेक्शन में करंट आ रहा हो और वो करंट ऑफ डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट हो, तो उस जंक्शन पे जो हमारे पास अलजेब्राइक सम होगा ना करंट का, वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास चार करंट हैं, I1, I2, I3 और I4। इसमें पॉइंट ओ पे ये चारों के चारों करंट आपस में मीट कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास I1 और हमारे पास इसके अलावा I4 ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि O की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारे पास जो इसमें I3 और I2 हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे I1 जो है हमारे पास I4, इनके साथ हमने प्लस साइन लिखा। प्लस साइन लिखने का मकसद ये है कि इनकी डायरेक्शन एक साइड पे, अगर मैं इनका रेफरेंस ले रहा हूँ कि ओ की तरफ जो करंट जा रहा होगा उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किसी भी करंट को पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते होते हैं, लेकिन अगर एक करंट को आप पॉजिटिव ले ले तो आपको उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि I2 और I3 पॉइंट ओ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने I2 और I3 के साथ माइनस का साइन लिखा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास, मैं अगर I2 और I3 को अपनी राइट साइड पे शिफ्ट करूं जहां पे हमारे पास जीरो है, तो मेरे पास I2 और I3 का साइन चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास इधर माइनस था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यानी कि आपको यह पता चला कि हमारे पास जो उस जंक्शन के ऊपर करंट जा रहे हैं उसमें जो इनवर्ड करंट हैं वो इक्वल है हमारे पास आउटवर्ड करंट के, यानी कि जो उसके अंदर इंटर होने वाले करंट हैं वो इक्वल हैं उस जंक्शन पॉइंट के लीव होने वाले करंट के। ठीक है, ये था हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि काफ़ी सिंपल था। अब हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और ये हम थोड़ा सा डिटेल में इसको सीखेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास क्या है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू जीरो। कि हमारे पास जो ईएमएफ का अलजेब्राइक सम है किसी भी सर्किट में वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ करंट नहीं, इधर हमारे पास वी है यानी कि आई और आर, क्योंकि हमारे पास ओहम्स लॉ से हमने वी का रिलेशन देखा था कि वी जो होता है वो आई आर के इक्वल होता है और ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप अगर इस सर्किट को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास E1 और E2 दो सोर्सेज हैं और हमने एक करंट की डायरेक्शन शो की है यानी कि आई की, जो कि हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है। इसके हम सारे रूल्स वन बाय वन करके सीखते हैं। फिलहाल आप इस डायग्राम को देख लें कि हमारे पास इसमें सोर्सेज भी ज़्यादा हैं और इसमें हमारे पास लोड भी ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं कि इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इस अगर आप स्लाइड में इस डायग्राम को देखें तो आप देखें कि हमारे पास करंट है, हमने काउंटर क्लॉकवाइज लिया है और इसमें हमारे पास जो समेशन ऑफ ई होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। इसमें आपने इन दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारे पास राइज इन पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव, कि हमारे पास अगर पोटेंशियल राइज हो तो वो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी कि अगर हमारा जो करंट है वो प्लस टर्मिनल से निकल रहा होगा तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे होंगे। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो E1 वाला हमारे पास सोर्स है वहाँ पे करंट प्लस पॉइंट से निकल रहा है और हमारे पास E2 वाला जो पॉइंट है उसमें हमारे पास प्लस पॉइंट से निकल के नेगेटिव पॉइंट से निकल रहा है, विच मीन्स कि हमारे पास E1 को हम पॉजिटिव ले रहे होंगे। दूसरा है कि अ ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव, कि जहाँ पे ड्रॉप यानी कि कहीं भी रेजिस्टेंस आ जाएगा तो वहाँ पे हम पोटेंशियल को नेगेटिव ले रहे होंगे, यानी कि उसके साथ खुद हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। फॉर बैटरीज द पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव एंड होता है बैटरी का वो हमारे पास हायर पोटेंशियल पे होता है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जो करंट है हमारे पास हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है। और आखिरी इसमें ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन ऑफ करंट को अपनी मर्जी से लेते हैं, या तो हम इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं या इसके अलावा हम काउंटर क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब अगर मैं इसको फाइंड करूं कि इसमें है क्या, आप देखें E1 माइनस I1 R1
माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इस पूरे लूप के अंदर या इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है उसको I से रिप्रेजेंट किया गया है। I से रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि हमारे पास इस पूरे सर्किट का जो करंट है वो सेम है, जबकि इसमें जो E1 यानी कि जो पहला सोर्स है E1 उसमें से करंट निकल रहा है पॉजिटिव एंड से, तो इस वजह से मैंने E1 को पॉजिटिव लिखा है। जबकि R1 पे हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मैंने इसकी वजह से इधर माइनस लिखा है, माइनस IR1। और हमारे पास E2 में पॉजिटिव एंड से इंटर होकर नेगेटिव एंड से आउटपुट में निकल रहा है, तो हम इस वजह से E2 के साथ माइनस का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखनी है। और तीसरी चीज़ में आप देख सकते हैं कि जो R2 है वो भी हमारे पास लोड है, और हमने अपने जो पॉइंट हमने बताए थे किरचॉफ वोल्टेज ला के कि हमारे पास जो भी लोड है वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें जो भी हमारे पास नेगेटिव टर्म्स हैं हम उनको उठा के अपनी राइट साइड पे ले जाएंगे, जबकि E1 माइनस E2 इधर ही रहेगा, IR1 और प्लस IR2 के इक्वलेंट हो जाएगा, क्योंकि IR2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव और IR1 भी हमारे पास उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इसमें शो ये हो रहा है कि हमारे पास जो इसमें सम ऑफ EMF है वो इज इक्वल टू IR के इक्वल है, जो कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट में उसका सम जो है वो इक्वल टू 0 हम ले रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा आपने ये कुछ प्रोसीजर्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ये जहन में रखने हैं। हम इन प्रोसीजर्स को यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सर्किट प्रॉब्लम के। अगर हमारे पास एक सर्किट हो जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स हो, तो उसमें हम वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। इसमें सबसे पहला ये है कि आपके पास वो जो सर्किट डायग्राम है वो होनी चाहिए। अगर नहीं है, आपके पास डेटा गिवन है कि फ्लां रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है और फ्लां रजिस्टर हमारे पास किसी और रजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है, तो आप उस नॉलेज के ज़रिए उसका एक सर्किट डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद द चॉइस ऑफ लूप शुड बी सच दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन द सिलेक्टेड लूप। यानी कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट है और उसमें एक से ज़्यादा लूप बन रही हैं, तो आपने लूप बनाते वक्त एक चीज़ का जहन में रखना है कि हमारे पास हर रेजिस्टेंस जो है वो लूप को पूरा कर रहा हो, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस ऐसा ना हो जो लूप के बाहर हो। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप, कि आपने ईच लूप के अंदर एक अज्यूम करना है करंट को। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक लूप है उसके अंदर करंट I1 है, तो आपने दूसरे करंट जो दूसरा लूप में है उसको हम I2 से डिनोट कर देंगे। ऑल द लूप करंट शुड बी इन द सेम सेंस, कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास एक ही होनी चाहिए, यानी कि सारे काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होने चाहिए। इट मे बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मैंने आपको बात बताई थी। चौथा पॉइंट यह है कि राइट अ लूप इक्वेशन फॉर ऑल द लूप्स। हमारे पास जितनी भी लूप्स बनी है, क्योंकि हमारे पास सर्किट जो है ना उसको हमने डिवाइड किया है, हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इन प्रोसीजर्स को अपने जहन में रखते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। पांचवा पॉइंट हमारे पास ये है कि फॉर ईच लूप इक्वेशन जस्ट फॉलो द रूल्स, कि हमारे पास जितना भी कोई भी हम लूप सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। और लास्ट है हमारे पास सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर अननोन क्वांटिटीज। और फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी अननोन क्वांटिटी है उसके लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके अंदर हम लोग या तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनको हम मैट्रिसेस के जरिए भी सॉल्व कर सकेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक किरचॉफ्स लॉ का, जिसमें आपने देखा कि हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है और इसके अलावा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, और हमने उसके वो प्रोसीजर्स देखे जिसके ज़रिए हम किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं।